हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। आप सभी लोगों का एक बार पुनः अवेयर 24 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संवैधानिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विषय में। दोस्तों, 18वीं सदी में जो संवैधानिक विकास किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा, उसमें यह एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध भी हुआ है। दोस्तों, इस एक्ट में वृहद प्रावधान भारत में कंपनी प्रशासन को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए किए गए थे। आज हम इसी कड़ी में बात करते हैं भारतीय संवैधानिक विकास के अंतर्गत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विषय में। दोस्तों, आपसे इस टॉपिक में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की मुख्य धाराओं तथा उसके महत्व की समीक्षा कीजिए। साथ में आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट की समीक्षा कीजिए। दोस्तों, यह दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठ सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विषय में। आइए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों इसी में कि उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण पिट का भारतीय अधिनियम 1784 ईस्वी पारित किया गया और उसकी मुख्य जो विशेषताएं हैं, मुख्य धाराएं हैं, इनका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस विषय में हम अब आगे बात करते हैं कि इस तरह के प्रश्न जब आपसे पूछे जाएं तो आपको उनका आंसर कैसे देना चाहिए। आइए दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों, 1780 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। इसीलिए उसने ब्रिटिश सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की ताकि वह भारत में व्यापारिक कंपनी के साथ ही एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन सके। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया था कि कंपनी के अधिकारियों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के चलते कंपनी घाटे में जा रही है, कंपनी रसातल में जा रही है। इसीलिए सर्वप्रथम कंपनी को आर्थिक सहायता देने के साथ ही उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी को भी पारित किया। किंतु कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने में यह अप्रभावी प्रयास सिद्ध हुआ। फलस्वरूप कंपनी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया। तो दोस्तों, उद्देश्य क्या था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे और जो प्रावधान असफल सिद्ध हुए थे, उन्हीं को सुधारने का यह एक प्रयास है। आपको याद ही होगा कि इसी बाबत ब्रिटिश संसद ने प्रथम डिक्लेरेटरी एक्ट, कलकत्ता न्यायालय अधिनियम पारित किए थे। साथ में हेनरी डंडास बिल के बारे में आपको मालूम ही है, जो अधिनियम का रूप नहीं ले पाया। दूसरी बात आपको यह भी मालूम है फॉक्स इंडिया बिल के विषय में, जो भी ब्रिटिश संसद में पारित नहीं हो सका था। इसीलिए जब हमारे यह प्रयास असफल हो गए ब्रिटिश संसद के, तब उन्होंने हमारे लिए पिट्स इंडिया एक्ट की पेशकश की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एक्ट का उद्देश्य भारत में कंपनी के प्रशासन को अधिक सक्षम बनाना, अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण बनाना तो था ही, साथ ही में कंपनी के ऊपर ब्रिटिश संसद के प्रभाव को और अधिक मजबूत बनाना भी था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसी विषय में कि इन सब परिस्थितियों को देखते हुए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री विलियम पिट ने लॉर्ड फॉक्स के कार्य को पूर्ण करने का निश्चय किया और इसी संदर्भ में उन्होंने एक नवीन बिल प्रस्तुत किया जिसे ब्रिटिश संसद में व्यवस्थित रूप से पारित किया गया। और यही बिल आगे चलकर दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे देश में कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण के लिए, उसे ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ। दोस्तों, जब यह एक्ट पारित हुआ उस दौरान ब्रिटिश क्राउन थे जॉर्ज थर्ड। आप देख सकते हैं पिक्चर में भी जॉर्ज थर्ड को। और दूसरे महत्वपूर्ण चीज है कि आप देखें तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे श्री विलियम पिट द यंगर।
ठीक है। तो अब आपने देखा कि जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हो रहा था तो उस समय ब्रिटेन की कमान किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पास में थी? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, साथ में भारत में इसकी कमान थी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के हाथों में। दोस्तों अब हम देखते हैं इसी पिट्स इंडिया एक्ट के विषय में महत्वपूर्ण जो प्रावधान किए गए थे उनके विषय में। आइए दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट की मुख्य धाराएं ध्यान रखिएगा दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारतीय कंपनी प्रशासन में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। अब वो परिवर्तन कैसे किए गए इनके बारे में हम एक एक करके थोड़ा सा जानते हैं। ध्यान रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 18वीं सदी का एक महत्वपूर्ण अधिनियम था भारतीय प्रशासन के विषय में। ध्यान रखिएगा, इसलिए इसमें वृहद प्रावधान किए गए जो कि अन्य किसी अधिनियम में नहीं किए गए थे अब तक। दोस्तों आइए अब हम इसकी एक एक धाराओं के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला दोस्तों, भारत में कंपनी अधिकृत क्षेत्रों या जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उन्हें पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश की संज्ञा दी गई। दूसरा दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा आपको ध्यान होगा दोस्तों, हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था हेनरी डुंडास बिल के विषय में भी, फॉक्स इंडिया बिल के विषय में भी। फॉक्स इंडिया बिल में भी यह एक प्रावधान था कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग किया जाए। दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में पिट्स इंडिया एक्ट में इस को प्रावधानित किया गया कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया और व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में रख दिया। मतलब जो व्यापारिक क्रियाकलाप करने वो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले संचालक मंडल था वो करता रहे, लेकिन राजनीतिक क्रियाकलाप जैसे सैन्य, असैन्य और राजस्व संबंधी इनके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य शामिल थे और इसके सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दिया गया, ब्रिटिश ताज को दिया गया कि वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का चुनाव करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में कंपनी प्रशासन के अंतर्गत 2 हुक्मरान या 2 शासक हो गए। एक तो हो गया कंपनी का निदेशक मंडल जिसे नाम क्या दे रहे हैं हम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा कंपनी का नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन एक महत्वपूर्ण प्रावधान था पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। इसके पहले जब हमने देखा था फॉक्स इंडिया बिल में, तब उन्होंने भी कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए एक पृथक संचालक मंडल के गठन की घोषणा की थी, लेकिन वह एक तो पारित न हो सका दोस्तों। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए विलियम पिट ने नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल की योजना को इसमें शामिल किया। दोस्तों ध्यान रखना, व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों को कौन चुनता था? कंपनी के शेयर धारक अपनी अंशधारिता के आधार पर इसके सदस्यों की नियुक्ति करते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कौन कर रहा है? ब्रिटिश क्राउन। ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, अब देखते हैं हम इसी अधिनियम की और महत्वपूर्ण धाराओं के विषय में। सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संरचना को हम यहां पर समझेंगे। ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्य था, ये तो मैंने आपको बताई है। ध्यान रखिएगा, पहला सदस्य होता था ब्रिटिश अर्थ मंत्री, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। ठीक है दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण सदस्य होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का विदेश सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सदस्य मैंने बताया था आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कितने सदस्य थे? 6। तो अब अन्य जो 4 सदस्य हैं ये प्रीवी काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे जिन्हें चयनित करता था ब्रिटिश क्राउन। प्रीवी काउंसिल कौन है? तो प्रीवी काउंसिल मतलब ब्रिटिश क्राउन के कार्य संचालन के लिए गठित समिति। ठीक है दोस्तों, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संरचना समझ में आई आपको कि इसके 6 सदस्य कौन थे। अब देखते हैं हम इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में और महत्वपूर्ण बातें। इस बोर्ड का नेतृत्व वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य द्वारा किया जाता था। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रमुख कौन हो गया? वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य। ध्यातव्य है कि ब्रिटिश अर्थ मंत्री और विदेश सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 2 सदस्य होते थे, कौन कौन?
एक हुआ ब्रिटिश अर्थ मंत्री और एक हुआ विदेश सचिव। ठीक है दोस्तों, अब हम इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संरचना के आगे थोड़ी सी बात करते हैं अन्य प्रावधानों के विषय में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बना। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ही था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में गणपूर्ति आप देखते ही होंगे, कभी भी कोई पंचायत हो हमारी, नगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, एक शब्द आता है कोरम। कोरम का मतलब है गणपूर्ति, मतलब उस सदन की, उस संस्था की कार्रवाई कितने कम से कम सदस्यों की उपस्थिति में वैध ठहराई जाएगी, वैधानिक ठहराई जाएगी, और इसी चीज को बोलते हैं कोरम। तो ध्यान रखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्य तो थे 6, लेकिन कोरम कितना रखा गया? 3, अर्थात 50% बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को आपने रखा है कोरम के अंतर्गत। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में यदि बराबर मत हो तो ऐसी स्थिति में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया। ये एक और महत्वपूर्ण बात है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के विषय में। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल मंत्रिमंडल का ही एक अंग बन गया, क्योंकि मंत्रिमंडल के 2 सदस्य हैं जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के भी मेंबर हैं। ध्यान है कौन कौन है? ब्रिटिश अर्थ मंत्री और ब्रिटिश विदेश सचिव या सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। बोर्ड का अध्यक्ष शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों का ब्रिटेन में मंत्री बन गया। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के विषय में, जो पिट्स इंडिया एक्ट में प्रावधानित किया गया था। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं एक अन्य धारा के बारे में। इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकार अत्यधिक विस्तृत कर दी। राजनीतिक विषय में ही सही, लेकिन अत्यधिक विस्तृत अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर दिए गए। तत्पश्चात दोस्तों गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के विषय में भी कुछ प्रावधान किए गए, उनको अब हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। और ध्यान रखना, भारत में कंपनी का प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी इस 3 सदस्यीय परिषद में ही केंद्रित हो गया। इसके पहले सदस्य संख्या हुआ करती गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की 4, और ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल केवल और केवल अपनी परिषद के जो बनाए गए प्रावधान हैं, जो किए गए निर्णय हैं, उनकी एक लागूकर्ता एजेंसी ही बनकर रह गया था। लेकिन यहाँ पर गवर्नर जनरल के अधिकार को विस्तृत किया गया, काउंसिल के सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण बात है आपके गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के भी विषय में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके पश्चात गवर्नर जनरल की 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का एक सदस्य कमांडर इन चीफ को बनाया गया। कमांडर इन चीफ भी क्या होगा? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का एक महत्वपूर्ण सदस्य। तत्पश्चात दोस्तों देखते हैं हम दोस्तों केंद्रीय शासन के नियमों का अनुपालन न होने पर, मतलब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के जो भी निर्णय हैं, निर्देश हैं, उनका पालन न किए जाने पर प्रांतीय सरकार जो गवर्नर के नेतृत्व में चल रही थी उनको बर्खास्त भी किया जा सकता। तो ये शक्ति किसको दी गई? गवर्नर जनरल को। एक महत्वपूर्ण पावर थी गवर्नर जनरल की हमारे देश में। दोस्तों अब देखते हैं हम एक और महत्वपूर्ण प्रावधान की ओर कि गवर्नर जनरल के आदेश को अन्य प्रेसिडेंसियों के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल को जो आदेश दिया है वह जो भी अन्य प्रेसिडेंसियां, 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी ब्रिटिश शासन में, एक हुआ करती थी बंगाल, दूसरी हुआ करती थी बंबई और तीसरी महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी हुआ करती थी मद्रास। तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों पर बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के निर्णय या निर्देशों को क्या बना दिया गया? बाध्यकारी बना दिया गया। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं इसी पिट्स इंडिया एक्ट के विषय में जो हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों बंबई और मद्रास की काउंसिल में भी, जैसे गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितनी सदस्य संख्या कर दी? 4 से घटाकर 3। वैसे ही बंगाल के साथ ही बंबई और मद्रास के गवर्नर की काउंसिल की जो सदस्य संख्या थी उसको भी घटाकर क्या कर दी गई? 3 कर दी गई। और ध्यान रखिएगा बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दी गई, क्योंकि क्या था कि गवर्नर जनरल उसकी परिषद के निर्णय या उनके निर्देश प्रेसिडेंसी शासन पर
प्रभावी हुआ करते थे, बाध्यकारी हुआ करते थे। तत्पश्चात दोस्तों प्रांतीय सरकारी आय व्यय भी गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया। मतलब जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसियां थी वहां पर भी जो आय व्यय होता था उसकी भी आप देख रेख, उसका नियंत्रण अधीक्षण कौन करेगा? गवर्नर जनरल ही करेगा। तत्पश्चात दोस्तों संचालक मंडल ही गवर्नर जनरल, सेनाध्यक्ष और काउंसलरों की नियुक्ति करेगा, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल से परामर्श करके, ब्रिटिश क्राउन की अनुमति से। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। तत्पश्चात दोस्तों प्रशासन में मितव्ययिता बरतने के आदेश दिए गए। कंपनी प्रशासन में फिजूल खर्ची की भरमार थी। इसको देखते हुए ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि मितव्ययिता मतलब कम से कम धन व्यय करने के लिए कंपनी को निर्देशित भी किया। तत्पश्चात दोस्तों इंग्लैंड में एक विशेष न्यायालय बनाया गया जो कि ब्रिटिश नागरिकों पर मुकदमा चला सकता था। जो भारत में रह रहे हैं ब्रिटिश नागरिक या ब्रिटिश एम्प्लॉय कंपनी के अधीन, उनके लिए एक विशेष कोर्ट कहाँ बनाया गया? इंग्लैंड में। उन्हें कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं रखा गया और उनके मामलों का निस्तारण कौन करेगा? इंग्लैंड स्थित विशेष न्यायालय। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान था। दोस्तों भारत में साम्राज्य विस्तार की जो नीति है उसे ब्रिटिश सरकार की इच्छा के विरुद्ध ठहराया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था कि इस एक्ट में पहली बार कहा गया कि भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति ब्रिटिश सरकार की इच्छा नहीं है। युद्ध या संधि करने के लिए गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों की अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही में दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को यह आदेश दिया गया कि वे बिना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की आज्ञा से किसी भी भारतीय शक्ति से न तो युद्ध कर सकेंगे और न ही संधि। इस अर्थात दोस्तों भारतीय राज्यों को जीतना, उनके लिए साम्राज्यवादी नीतियां बनाना ब्रिटिश सरकार के लिए अशोभनीय बताया गया और क्षेत्र विस्तार की नीति को पूर्णतः मना किया गया। तो दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान था। हाँ, इस प्रावधान पर कंपनी प्रशासन कितना खरा उतरा ये बात की बात है। ठीक है, अगली बात देखते हैं दोस्तों। कंपनी के समस्त सैन्य और नागरिक अधिकारियों को भारत और इंग्लैंड में स्थित उनकी जितनी भी संपत्ति उसका ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया। कितने दिनों में? अपनी नियुक्ति के 2 माह के भीतर, और ये ब्यौरा दिया जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो कंपनी के जितने समस्त पदाधिकारी हैं वे भारत और इंग्लैंड में अपनी जो भी संपत्तियां हैं, जो भी पूंजी है उनके पास, उनका ब्यौरा किसको देंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और अपनी नियुक्ति के मात्र 2 माह के अंदर ही देना पड़ेगा यह ब्यौरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान ही होगा फॉक्स इंडिया बिल, उसमें भी कंपनी के अधिकारियों के, पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार की ओर इंगित किया गया था और इसी को ध्यान रखते हुए पिट्स इंडिया एक्ट में इसके बारे में विस्तृत प्रावधान किए गए। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों। इस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान क्या था कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अंतर्गत द्वैध शासन की स्थापना की गई और यह द्वैध शासन की स्थापना 1858 ईस्वी के एक्ट आने तक जारी रही। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह द्वैध शासन कंपनी प्रशासन के संदर्भ में था। भारत में यह द्वैध शासन एक कंपनी के द्वारा था और दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा लागू था। कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार था जबकि सैन्य, राजस्व और नागरिक मामलों में नियंत्रण था ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। ठीक है, तो अब द्वैध शासन एक हम बात करते हैं 1919 का, लेकिन यहां पर हम कंपनी में ही द्वैध शासन की बात कर रहे हैं। एक कंपनी के संचालक मंडल द्वारा, एक ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा। दोस्तों इस एक्ट के तहत एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग बनाया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, कंपनी के संचालकों की गतिविधियों को नियंत्रित करना ताकि वो मनमानी न कर सकें। तत्पश्चात दोस्तों कंपनी के डायरेक्टर्स की एक 3 सदस्यीय गुप्त समिति बनाई गई। गुप्त समिति
जो कि संचालक मंडल या अधिकार सभा के सभी आदेशों को भारत भेजती थी। तो कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी एक 3 सदस्यीय गुप्त समिति सभा बनी, जो कि संचालक मंडल अधिकार सभा के सभी जो आदेश होते थे भारतीय प्रशासन के विषय में, कंपनी प्रशासन के विषय में, उन्हें वह भारत भेजती थी। ठीक है, अगला दोस्तों एक महत्वपूर्ण है, संचालक मंडल द्वारा तैयार किए जाने वाले सभी पत्र, आज्ञाएं आदि को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष रखना अनिवार्य किया गया। साथ ही संचालक मंडल को भारत से जो कंपनी प्रशासन के पदाधिकारी, चाहे वो गवर्नर जनरल हो, गवर्नर्स हो या अन्य पदाधिकारी, उनकी तरफ से आने वाले जो पत्र थे उनको भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष रखा जाना अनिवार्य कर दिया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पत्रों या आदेशों में जो कि संचालक मंडल द्वारा भारत में भेजे जाने वाले हैं, उनमें संशोधन का भी अधिकार रखता था, उनमें बदलाव भी कर सकता था। ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति को लेकर। तत्पश्चात दोस्तों कंपनी के अधिकारियों को उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया। उन्हें राजाओं, जागीरदारों, जमींदारों से नगद में उपहार प्राप्त करने वाले अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाएगा, और यदि वे इस भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी सिद्ध हुए तो उनकी संपत्ति की जब्ती भी की जा सकेगी, पद से बर्खास्तगी भी हो सकेगी और कारावास जैसी गंभीर सजा भी मिलेगी। ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान था कंपनी के पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों हम कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश प्रजाजनों को अपने कार्यों के लिए भारत के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। खैर इसका प्रभाव क्या पड़ा या यह प्रावधान कितना लागू हुआ, यह एक विवाद का विषय है, लेकिन फिर भी यह किया गया कि ब्रिटिश प्रजाजनों को अपने कार्यों के लिए भारत के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। अब हम दोस्तों देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की आलोचनाएं, क्योंकि हमने अच्छी बातें तो देख ली, अब थोड़ा सा कड़वा भी हो जाए कि आखिर यह एक्ट करना क्या चाहता था, उसने किया क्या, इसके प्रावधानों में क्या विसंगतियां थी। अब हम इनके विषय में ही बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस एक्ट के द्वारा भारत में दोहरे शासन व्यवस्था का प्रचलन किया गया। इस एक्ट की आलोचना यदि हम करना चाहें तो उसको हम निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। सबसे पहला, इस एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, गवर्नर जनरल इत्यादि प्रशासक नियुक्त किए गए। दोस्तों जरूरत से ज्यादा नीति निर्माता या प्रशासक होने से किसी भी व्यवस्था में दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेट लतीफी बढ़ जाती हैं, और वही इस एक्ट के प्रावधानों के कारण हमारे भारत में कंपनी प्रशासन में देखा गया। तत्पश्चात दोस्तों इन प्रशासकों का कार्य क्षेत्र तक निश्चित नहीं था, इसीलिए वह अपने सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए दूसरी संस्था या दूसरे पदाधिकारी के कामों में टांग अड़ाते थे, और इस टांग खिंचाई से निकलना तो कुछ है नहीं, और बस कंपनी प्रशासन और अधिक शिथिल हो जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, कई प्रशासकों के होने के कारण पूरे कंपनी प्रशासन में अकर्मण्यता की स्थिति आ गई, क्योंकि मैं कुछ करूंगा उसमें टांग लगाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, तो फिर मैं काम ही नहीं करूंगा ना, जिससे कि मेरे काम में कोई टांग ही ना अड़ाए। तो बस ये अकर्मण्यता, आलसी पने की प्रवृत्ति हमारे यहाँ बढ़ गई कंपनी प्रशासन में। इस एक्ट के द्वारा नीति निर्धारण का कार्य बहुत कठिन हो गया, क्योंकि जितने ज़्यादा पदाधिकारी, जितने ज़्यादा प्रशासक, उतना ही नीति निर्धारण करने में तकलीफें बढ़ ही जाती हैं, इसमें तो कोई शंका की बात ही नहीं है। इस एक्ट के द्वारा स्थापित नवीन व्यवस्था ने सरकारी कार्यों में काफ़ी विलंब को जन्म दिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके साथ ही ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कमी आ गई, क्योंकि अब क्या कर दिया ब्रिटिश संसद ने, अपना कार्य किसको सौंप दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश संसद नियंत्रण में कमी आना भी स्वाभाविक ही है। अब हम बात करते हैं इसी पिट्स इंडिया एक्ट के विषय में कि आखिर इसका हमारे भारतीय कंपनी प्रशासन में या भारतीय जनजीवन में क्या महत्व रहा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना चाहिए पिट्स इंडिया एक्ट भारतीय संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इस एक्ट के द्वारा कंपनी संबंधी सारा कार्य
ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है इस एक्ट के महत्व के विषय में। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट का दूसरा महत्व यह था कि इसमें गवर्नर जनरल की अपनी काउंसिल में स्थिति मजबूत हुई और साथ ही प्रांतीय सरकारों के समक्ष भी उसकी स्थिति काफी सुदृढ़ और मजबूत भी हुई। अब गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं था और प्रांतीय सरकारों को भी गवर्नर जनरल के और उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया था। तो इन दोनों कारणों से गवर्नर जनरल की स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा अब भारत से जो कमा रही थी कंपनी, तो उसकी दौलत कुछ लोगों की जेब में नहीं जा रही थी। अब दोस्तों, आश्चर्य की बात है, इंग्लैंड के राष्ट्रीय बजट का अंग बन गई। मतलब अब पूरा इंग्लैंड और इंग्लैंड की जनता भारत की कमाई हुई दौलत को खा रही थी। ठीक है, भारत सबसे बड़ा उपनिवेश था ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से। दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत को एकता के सूत्र में बांध लिया गया और आगे चलकर यही भारत के भावी संविधान का आधार बना। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रावधान था दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की निरंकुशता को समाप्त कर दिया गया और उस पर अंकुश लगा दिया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। तो कंपनी की निरंकुशता की स्थिति भी अब खत्म हुई। तत्पश्चात दोस्तों, श्री बर्ग का एक स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ऐसा अच्छा और दक्ष उपाय है, कौन? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जैसा कि कोई एक मनुष्य बना सकता है। दोस्तों, यह याद रखना कि पिट्स इंडिया एक्ट का महत्व काफी ज्यादा था। इसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन का आधार तैयार करा। सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे नागरिक सेवा हो, चाहे न्यायपालिका हो, इत्यादि प्रमुख निकायों का गठन और पुनर्गठन भी इसी के माध्यम से किया गया। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल इस एक्ट के माध्यम से अपनी शक्तियों के प्रयोग और उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सफल सिद्ध हुआ या अधिक सक्षम सिद्ध भी हुआ है। दोस्तों, इसी विषय में आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ही पूरक है। इसने कंपनी की नीतियों को पूरी तरह से इंग्लैंड की सरकार के नियंत्रण में ला दिया। तो अब कंपनी की नीतियां किसके नियंत्रण में आ गई? सीधे इंग्लैंड की सरकार के, ब्रिटिश सरकार की। तत्पश्चात दोस्तों, C.H. फिलिप्स ने इस एक्ट के महत्व को दर्शाते हुए लिखा है कि 1784 ईस्वी का एक्ट एक चतुर और कुटिल प्रस्ताव था, जिसने संचालक मंडल की राजनीतिक सत्ता को मंत्रिमंडल के गुप्त और प्रभावशाली नियंत्रण में कर दिया था। मतलब 1784 का जो ये एक्ट है, ये चतुर भी है प्रस्ताव और एक कुटिल प्रस्ताव भी है, जिसने राजनीतिक जो सत्ता थी संचालक मंडल में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, उससे छीनते हुए मंत्रिमंडल के गुप्त और प्रभावशाली नियंत्रण में शामिल कर दिया। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, इस एक्ट का ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हुआ। तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इस एक्ट का विरोध करते हुए 1785 में अपना पद त्याग कर दिया और इंग्लैंड वापस चले गए। जब ये इंग्लैंड गए तो वहां के ब्रिटिश मंत्री एक थे श्री बर्ग, उन्होंने श्री वारेन हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मुकदमा भी चलाया। हालांकि दोस्तों, वारेन हेस्टिंग इस मुकदमे से बाइज्जत बरी भी हुए। तो ऐसा नहीं है कि यह एक्ट विवादास्पद नहीं रहा कंपनी के संदर्भ में। कंपनी प्रशासन भी इस एक्ट से हैरान परेशान था, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता था। और देखा ही आपने कि कंपनी के द्वारा नियुक्त, भारतीय कंपनी के द्वारा नियुक्त बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इस एक्ट के विरोध में अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विषय में हमारे यह लेक्चर आपको कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक,
व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से भी संपर्क करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारे लेक्चर यदि समझ में आया हो, आपको लगता हो कि आपके लिए यूजफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लेक्चर को आप शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।